हेलो फ्रेंड्स, हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहे थे। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के निवासी कौन सी फसल से परिचित नहीं थे? कौन सी फसल से परिचित नहीं थे? परिचित नहीं है पूछा गया है। गेहूँ, जौ, चना और ईख। गेहूँ, जौ, चना और ईख। तो ये ईख से परिचित नहीं थे, ध्यान रखना है। एक तो ईख और एक रागी। ईख और रागी से ये परिचित नहीं थे, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ के निवासियों के लिए हम बात करें, ये 9 फसलों से परिचित थे। कितनी फसलों से परिचित थे? 9 फसलों से परिचित थे। और ईख तथा रागी से परिचित नहीं थे। जैसे अगर हम इनमें बात करें, ये लोग चावल, गेहूँ, जौ, कपास, मटर, खजूर, तरबूज, राई, तिल यानी आदि इन फसलों से परिचित थे, लेकिन ईख और रागी से परिचित नहीं थे। ध्यान रखना है, ईख और रागी से परिचित नहीं थे। इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? फसल काटने के लिए पत्थर के हंसिए का प्रयोग करते थे, सही बात है। विभिन्न स्थलों से अब तक 9 प्रकार की फसलों की जानकारी प्राप्त हुई है। यहाँ गेहूं की 3 किस्में और जौ की 2 किस्में प्राप्त हुई हैं। ये भी ध्यान रखना है, गेहूं की 3 किस्में और जौ की 2 किस्में प्राप्त हुई हैं। और यहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न चावल था। मुख्य खाद्यान्न का था चावल। तो ये मुख्य खाद्यान्न चावल नहीं था, गेहूं और जौ। यहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न क्या था? गेहूं और जौ था। गेहूं और जौ। जैसे हम चावल की बात करें, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में हमें चावल के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? जैसे लोथल, रंगपुर, कालीबंगा और हड़प्पा। यहाँ से हमें चावल के अवशेष मिलते हैं। यहाँ से हमें चावल के अवशेष मिलते हैं। अगर हम यहाँ से बाजरे की बात करें, यानी बाजरा का जो अवशेष है वो हमें कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है, हड़प्पा से, सुरकोटड़ा से। लोथल, हड़प्पा और सुरकोटड़ा, यहाँ से हमें बाजरा का अवशेष मिलता है। और यदि हम बात करें हड़प्पा नामक स्थल से, हड़प्पा से गेहूं और जौ के दाने प्राप्त होते हैं। गेहूं व जौ ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? हड़प्पा से। तो यहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न चावल नहीं था, गेहूं और जौ था। इसके बाद है, गेहूं, जौ और कपास की खेती की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तीनों की खेती की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? लोथल से, मेहरगढ़ से, बनावली से, हड़प्पा से। बनावली की हम चर्चा कर भी चुके हैं। यहाँ से उत्तम किस्म का जौ प्राप्त हुआ है। बनावली से उत्तम किस्म का जौ। जौ के साथ साथ यहाँ से हमें सरसों के अवशेष भी मिले हैं और तिल के अवशेष भी मिले हैं। सरसों, जौ और तिल। तो गेहूं, जौ और कपास की खेती की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? मेहरगढ़ से। इसका सही जवाब क्या होगा? मेहरगढ़, जो पाकिस्तान में स्थित है। सर्वप्रथम कपास की खेती
किस सभ्यता के लोगों के द्वारा की गई थी? सर्वप्रथम कपास की जो खेती है वो किस सभ्यता के लोगों के द्वारा की गई थी? सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता यानी यूनानियों ने कपास को क्या नाम दिया? सिंडन या सिंडोन। कपास को क्या नाम दिया है? सिंडन या सिंडोन। यूनानियों ने कपास को सिंडन या सिंडोन नाम दिया है। तो कपास की खेती की जो शुरुआत है वो किसके समय मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता के समय मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? आर्थिक जीवन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? कुबड़ वाला बैल विशेष महत्व का पशु था, बात सही है। यहाँ कुबड़ वाला बैल विशेष महत्व का पशु है। गाय, ऊंट और घोड़े का अंकन मोहरों पर प्राप्त नहीं होता है। गाय, ऊंट और घोड़ा, ध्यान रखना है, गाय, ऊंट और घोड़ा, इसका अंकन मोहरों पर प्राप्त नहीं होता है। लोथल से घोड़े की टेराकोटा मूर्ति प्राप्त होती है। लोथल से घोड़े की टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी से बनी हुई मूर्ति प्राप्त होती है। गुजरात के राणा गुंडई से घोड़े का दांत प्राप्त हुआ है। यानी ये बात तो सही है कि राणा गुंडई से घोड़े का दांत प्राप्त हुआ है, लेकिन ये गुजरात में नहीं है। राणा गुंडई कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में स्थित है। राणा गुंडई जो स्थान है वो आपका कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी ये गलत है। तो कुबड़ वाला बैल विशेष महत्व का पशु था, ये बात सही है। गाय, ऊंट और घोड़े का अंकन मोहरों पर प्राप्त नहीं होता है। लोथल से घोड़े की टेराकोटा मूर्ति प्राप्त हुई है। टेराकोटा मूर्ति प्राप्त हुई है। और गुजरात के राणा गुंडई, तो राणा गुंडई जो स्थान है वो गुजरात में नहीं है, ये कहाँ है? बलूचिस्तान में। तो उत्तर हो जाएगा डी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सुमेरियन लेखों में सिंधु सभ्यता का समीकरण किस नाम के साथ किया गया है? सुमेरियन जो लेख हैं उनमें सिंधु सभ्यता का समीकरण किस नाम से किया गया है? मेलुहा, दिलमुन, माकन। अगर हम दिलमुन की बात करें तो इसकी तुलना किससे की गई है? बहरीन द्वीप से। बहरीन द्वीप, दिलमुन की जो तुलना है या इसका जो समीकरण है वो किससे किया गया है? बहरीन द्वीप से। माकन का समीकरण किया गया है ओमान से। ओमान, माकन का समीकरण किससे किया गया है? ओमान देश से किया गया है। तो सिंधु सभ्यता का समीकरण किससे किया गया है? मेलुहा से किया गया है। ध्यान रखना है, सिंधु सभ्यता का समीकरण मेलुहा से किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिंधु सभ्यता के लोग रागी व ईख से अपरिचित थे, अभी चर्चा कर चुके हैं। सिंधु सभ्यता के लोग रागी और ईख से अपरिचित थे। यहाँ व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। सिंधु सभ्यता में जो व्यापार है वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। तो यह सभ्यता मुख्यतः व्यापार प्रधान थी, ये बात भी सही है। तो एक तो यहाँ के निवासी, यहाँ के लोग रागी व ईख से परिचित नहीं थे। यहाँ व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था और यह सभ्यता मुख्यतः व्यापार प्रधान थी। दिलमुन बहरीन के व्यापारी विदेशी व्यापार में बिचौलिए की भूमिका निभाते थे। ध्यान रखना है, बिचौलिए की भूमिका कहाँ के व्यापारी निभाते थे? दिलमुन के व्यापारी। हड़प्पा सभ्यता का चीन की सभ्यता से व्यापारिक संबंध था, ये बात गलत है। चीन के साथ संबंध नहीं था, इसका संबंध था मिस्र और मेसोपोटामिया। मिस्र और मेसोपोटामिया, जो चीन के साथ इनका व्यापारिक संबंध नहीं था। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है,
अरब सागर के तट पर स्थित, अरब सागर के तट पर स्थित सैंधवकालीन बंदरगाह कौन सा है? यानी अरब सागर, बात कहाँ की हो रही है? अरब सागर का तट है और यहाँ सिंधु सभ्यता से संबंधित बंदरगाह कौन कौन से हैं? अगर हम अरब सागर के तट की बात करें तो यहाँ के बंदरगाहों में लोथल जो व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सुरकोटड़ा, लोथल, सुरकोटड़ा, अल्लादिनो, बालाकाट और सुतका गैंडोर, बालाकोट और सुतका गैंडोर। लोथल, सुरकोटड़ा, अल्लादिनो, बालाकोट, सुतका गैंडोर, ये सारे बंदरगाह अरब सागर के तट पर स्थित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें डैश 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 के उर, किस, निप्पुर, सूसा व उम्मा आदि शहरों से प्राप्त हुई हैं। तो ये पूछा गया कि ये शहर कहाँ स्थित हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें इन शहरों से प्राप्त होती हैं। उर, किस, निप्पुर, सूसा और उम्मा ये शहर हैं। तो ये शहर कहाँ स्थित हैं? ईरान, इराक, मिस्र, मेसोपोटामिया। तो ये सारे शहर कहाँ स्थित है? मेसोपोटामिया में स्थित हैं। तो मेसोपोटामिया के उर, किस, निप्पुर, सूसा और उम्मा, इन शहरों से हमें सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेरियन लेखों में दिलमुन को उगते हुए सूर्य तथा हाथियों का देश बताया गया है। उगते हुए सूर्य और हाथियों का, यद्यपि इसे साफ सुथरा देश भी कहा गया है। साफ सुथरा देश, इसे साफ सुथरा देश भी कहा गया है। सुरकोटड़ा बंदरगाह से मिस्र के साथ व्यापार होता था। सुतका गैंडोर को हड़प्पा के व्यापार का चौराया कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग कीमती पत्थरों एवं धातुओं का सर्वाधिक आयात करते थे। तो आराम से समझना है, सुमेरियन लेखों में दिलमुन को उगते हुए सूर्य तथा हाथियों का देश बताया गया है, सही बात है। सुरकोटड़ा बंदरगाह से मिस्र के साथ व्यापार होता था। मिस्र के साथ जो व्यापार है वो सुरकोटड़ा से नहीं होता था, वो कहाँ से होता था? लोथल से होता था। कहाँ से होता था? लोथल से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। सुतका गैंडोर को हड़प्पा के व्यापार का चौराहा कहा जाता है और हड़प्पा सभ्यता के लोग कीमती पत्थरों एवं धातुओं का सर्वाधिक आयात करते थे। कीमती पत्थरों और धातुओं का सर्वाधिक आयात करते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। इसके बाद देखिए, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हाथी दांत का स्केल या पैमाना प्राप्त हुआ है? हाथी दांत का स्केल या पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये पैमाना हमें लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से। कालीबंगा की यदि हम बात करें, यहाँ से हमें मिट्टी का पैमाना प्राप्त हुआ है। मिट्टी का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। और मोहनजोदड़ो की यदि हम बात करें, यहाँ से सीप का बना हुआ पैमाना प्राप्त हुआ है। सीप का बना हुआ पैमाना। तो सीप का बना हुआ पैमाना कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मिट्टी का बना हुआ पैमाना कालीबंगा से। और लोथल से क्या मिला है हमें? हाथी दांत का स्केल या पैमाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी ये आयात की जाने वाली वस्तुएं हैं। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुएं, आयात की जाने वाली वस्तुएं। सेल खड़ी पत्थर, ऑप्शन ए है सेल खड़ी पत्थर हिमालय क्षेत्र से। सेल खड़ी पत्थर हिमालय क्षेत्र से। हिमालय क्षेत्र से तो सेल खड़ी पत्थर नहीं, शिलाजीत मंगवाया जाता था। हिमालय क्षेत्र से क्या मंगवाया जाता था? शिलाजीत मंगवाया जाता था। जबकि जो सेल खड़ी है, सेल खड़ी जो पत्थर है वो कहाँ से मंगवाया जाता था? बलूचिस्तान
राजस्थान, बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात। बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात, यहाँ से सेल खड़ी पत्थर मंगवाया जाता था। हिमालय क्षेत्र से तो क्या मंगवाया जाता था? शिलाजीत। चांदी कहाँ से मंगवाते थे? ईरान और अफ़गानिस्तान से, सही बात है। सोना कर्नाटक, ईरान और अफ़गानिस्तान से, ये भी सही है। लाजवर्द, बदख्शा, मेसापोटामिया। लाजवर्द कहाँ से मंगवाते थे? ये बदख्शा और मेसापोटामिया से मंगवाते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। इसके बाद देखिए, हड़प्पा काल में शंख और कोड़ियों का आयात कहाँ से किया जाता था? हड़प्पा काल में शंख और जो कोड़ियाँ हैं इनका आयात कहाँ से किया जाता था? ईरान से। ईरान की यदि हम बात करें, ईरान से क्या क्या मंगवाया जाता था? ईरान से टिन, ईरान की बात कर रहे हैं, ईरान से टिन मंगवाई जाती थी। ईरान से चांदी मंगवाई जाती थी। ईरान से सीसा मंगवाया जाता था। चांदी, टिन, सीसा और फिरोजा। चांदी, टिन, सीसा और फिरोजा, ये सभी कहाँ से मंगवाए जाते थे? ईरान से मंगवाए जाते थे। यद्यपि ईरान से सोना मंगवाए जाने का भी उल्लेख मिलता है। ईरान से सोना मंगवाए जाने का भी उल्लेख मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान से क्या मंगवाया जाता था? सेल खड़ी, ये पत्थर होता है सेल खड़ी। बलूचिस्तान से क्या मंगवाया जाता था? सेल खड़ी पत्थर मंगवाया जाता था। बलूचिस्तान से ही तांबा भी मंगवाया जाता था। बलूचिस्तान से तांबा भी मंगवाया जाता था। तो ये दो ध्यान रखने हैं, सेल खड़ी और तांबा बलूचिस्तान से मंगवाया जाता था। इसके बाद ऑप्शन सी है बदख्शा। बदख्शा, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। बदख्शा, इसकी चर्चा भी कर चुके हैं। यहाँ से लाजवर्द क्या मंगवाया जाता था? लाजवर्द मंगवाया जाता था। नील रतन भी यहीं से मंगवाया जाता था। बदख्शा से नील रतन और लाजवर्द मंगवाया जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सौराष्ट्र। तो शंख और कोड़ियों का जो आयात है वो कहाँ से किया जाता था? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र के अलावा कच्छ, ये भी गुजरात में है। सौराष्ट्र भी गुजरात में है। और इसके अलावा दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। तो सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण भारत से क्या मंगवाया जाता था? शंख और कोड़ियों का आयात किया जाता था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, किस विद्वान के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन, किस विद्वान के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था? राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। स्टुअर्ट पिगट, व्हीलर, मैके और हंटर। स्टुअर्ट पिगट, व्हीलर, मैके और हंटर। अगर हम स्टुअर्ट पिगट की बात करें, स्टुअर्ट पिगट की बात करें तो इन्होंने यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ये तो ये केवल मोहनजोदड़ो की बात हो रही है। यहाँ तो हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? मोहनजोदड़ो की। यानी व्हीलर सॉरी स्टुअर्ट जो पिगट है उन्होंने संपूर्ण सभ्यता की बात की है। संपूर्ण सभ्यता के शासन को क्या बताया है? अत्यंत केंद्रीकृत साम्राज्य बताया है। अत्यंत केंद्रीकृत साम्राज्य, केंद्रीकृत साम्राज्य बताया है। और इसके साथ साथ इसने बताया है कि यहाँ का जो शासन है वो पुरोहित द्वारा संचालित होता था। पुरोहित वर्ग द्वारा यहाँ के शासन का संचालन होता था। इसके बाद ऑप्शन बी है व्हीलर। व्हीलर की यदि हम बात करें, इन्होंने मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था बताई है। मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किसने बताई है? व्हीलर ने। मैके की यदि हम बात करें, मैके की बात करें, मैके ने मोहनजोदड़ो का शासन एक
प्रतिनिधि शासक के बारे में बताया है। एक प्रतिनिधि शासक, ये मोहनजोदड़ो के बारे में बताते हैं कि एक प्रतिनिधि शासक के हाथों में शासन हुआ करता था। प्रतिनिधि शासक के हाथों में, तो ऑप्शन बच गया हंटर। हंटर ने मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर क्या बताया है, जनतंत्रात्मक बताया है। क्या बताया है, जनतंत्रात्मक। उत्तर हो जाएगा डी। किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता को विश्व के प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता को विश्व के प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा दी। विश्व का प्रथम महान साम्राज्य, तो ये मत देने वाला तो कौन था, एस आर राव। एस आर राव। अगर हम ए एल बासम की बात करें, ए एल बासम की बात करें, तो इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की जो प्रकृति है, हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति को धर्मतंत्रीय बताया है। ध्यान रखना है, ए एल बासम ने हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति को क्या बताया है, धर्मतंत्रीय बताया है, और साथ साथ पुरोहित वर्ग का प्रभाव बताया है। पुरोहित वर्ग का प्रभाव बताया है, ये ध्यान रखना है। तो हड़प्पा सभ्यता को विश्व के प्रथम महान साम्राज्य की संज्ञा किसने दी है, एस आर राव ने दी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्वानों के अनुसार मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी। लगभग में कितनी मानी गई है, 700, 800, 480, 570। 700, 800, 480, 570। तो यहाँ लगभग कुओं की कुल संख्या कितनी मानी गई है, 700। ध्यान रखना है, विद्वानों के अनुसार मोहनजोदड़ो में कुल कुओं की संख्या लगभग कितनी मानी गई है, 700 मानी गई है। इसके बाद देखिए, मोहनजोदड़ो में स्थित विशाल स्नानागार की आकृति। मोहनजोदड़ो में स्थित विशाल जो स्नानागार है उसकी आकृति पूछी गई है, आयताकार, त्रिभुजाकार, वक्राकार, समचतुर्भुजाकार। तो इसका सही जवाब तो होगा आयताकार। त्रिभुजाकार की यदि हम बात करें, ये तो सिंधु सभ्यता की आकृति है। संपूर्ण सिंधु सभ्यता की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। और वक्राकार की हम बात कर चुके हैं, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थान है चन्हुदड़ो, जहाँ से हमें वक्राकार ईंटें प्राप्त होती हैं। यहाँ से हमें वक्राकार ईंटें प्राप्त होती हैं। तो मोहनजोदड़ो में स्थित विशाल स्नानागार की जो आकृति है वो कैसी है, आयताकार है। इसके बाद देखिए, विशाल स्नानागार के पास छोटे छोटे, यानी विशाल स्नानागार जो मोहनजोदड़ो में स्थित है, इसके पास छोटे छोटे कितने स्नानागार बने हुए हैं। संख्या पूछी गई है 7, 8, 9, 10। तो यहाँ याद रखना है हमें 8। विशाल स्नानागार के पास छोटे छोटे कितने स्नानागार बने हुए हैं, कितने स्नानागार बने हुए थे, 8 स्नानागार बने हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मेसोपोटामिया के लेखों में किसे नाविकों का देश कहा गया है। मेसोपोटामिया के जो लेख हैं उसमें किसे नाविकों का देश कहा गया है, किसे नाविकों का देश कहा गया है। मेलुहा, दिलमुन, मगन, इनके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। दिलमुन का यहाँ अर्थ क्या है, बहरीन। मगन का यहाँ अर्थ क्या है, ओमान। मगन का अर्थ क्या है, ओमान। अभी इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। दिलमुन को सुमेरियन लेखों में साफ सुथरा, उगता हुआ सूर्य और हाथियों का देश बताया गया है। इसी प्रकार मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा मेलुहा। अगला क्वेश्चन है, विकसित हड़प्पा का काल माना गया है। विकसित हड़प्पा सभ्यता का काल माना गया है 2600 से 1900 ईसा पूर्व, 3250 से 1750 ईसा पूर्व, 2350 से 1500 ईसा पूर्व, 3500 से 2800। तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी विकसित हड़प्पा का काल माना जाता है 2600 से 1900 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, थार के रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है। थार के रेगिस्तान से लगा हुआ
पाकिस्तान का रेगिस्तानी जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? चोलिस्तान, चनोदड़ो, सुतका, गेंडोर, मुंडीगाक। इसका सही जवाब होगा चोलिस्तान। इसका सही जवाब क्या होगा? चोलिस्तान। सिंधु सभ्यता के किस क्षेत्र से मिट्टी से बने हुए हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? मिट्टी से बना हुआ हल, इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं बनावली जो हरियाणा में है, यहाँ से मिट्टी से बना हुआ हल मिला है। तो ऑप्शन में बनावली नहीं है, तो आपको सही ढंग से देखना है इस क्वेश्चन को। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी से बने हुए हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? चोलिस्तान, राखीगढ़ी, लोथल, कालीबंगा। इसका सही जवाब हो जाएगा चोलिस्तान। सही जवाब क्या होगा? चोलिस्तान। हड़प्पा के स्थलों से किन किन जंगली प्रजातियों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं? किन किन जंगली प्रजातियों की हड्डियां प्राप्त होती हैं? सूअर, हिरण, घड़ियाल, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। हड़प्पा के स्थलों से सूअर, हिरण, घड़ियाल जैसे जंगली प्रजातियों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता में अनाज पीसने का एकमात्र साधन कौन सा था? अनाज पीसने का एकमात्र साधन अवतल चक्की, उत्तल चक्की, घटी और कोई नहीं। ये ध्यान रखना है, अवतल चक्की। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता में अनाज पीसने का एकमात्र साधन कौन सा माना गया है? अवतल चक्की को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा क्षेत्र से प्राप्त मोहरों के आधार पर कनिघम के द्वारा किस वर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? हड़प्पा क्षेत्र से प्राप्त यानी हड़प्पा से मोहरें जो प्राप्त हुई हैं, उन मोहरों के आधार पर कनिघम के द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? 1870, 1875, 1890, 1900। इसका सही जवाब हो जाएगा 1875 में। तो मोहरों के आधार पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की है? 1875 में प्रस्तुत की है। सबसे लंबे हड़प्पाई लेख में चिन्हों की कुल कितनी संख्या है? सबसे लंबे हड़प्पाई लेख में चिन्हों की कुल संख्या है 22, 24, 26, 28। इसका सही जवाब हो जाएगा 26। सबसे लंबे हड़प्पाई लेख में चिन्हों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 26 मानी गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि में चिन्हों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? हड़प्पा लिपि में कुल कितने चिन्ह माने गए हैं? 375 से 400। ध्यान रखना है, हड़प्पा लिपि में चिन्हों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 375 से लेकर के 400 तक मानी गई है। हड़प्पाई बाट की बात कर रहे हैं। हड़प्पाई बाट सामान्यतः कौन से पत्थर से बनाए जाते थे? चर्ट, जैस्पर, फेयोन्स, सेल खड़ी। हड़प्पा में जो बाट प्राप्त हुए हैं वो सामान्यतः कौन से पत्थर से बनाए जाते थे? चर्ट, जैस्पर, फेयोन्स, सेल खड़ी। तो मुख्य रूप से किससे बनाए जाते थे? चर्ट से बनाए जाते थे। किससे? चर्ट से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्य करने वाला प्रथम पेशेवर पुरातत्वविद कौन था? पेशेवर यानी इसका पेशा था ये कार्य करने का। पुरातत्व से जुड़ी हुई पुरातत्व से जुड़ा हुआ जो भी कार्य था वो उसका एक पेशा था, उसका कार्य था। तो भारत में कार्य करने वाला प्रथम पेशेवर पुरातत्वविद कौन था? सर जॉन मार्शल। इसका सही जवाब हो जाएगा सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक जीवन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा गया है। यहाँ के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव दिखाई देता है। ये सही बात है, यहाँ के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव दिखाई देता है। स्टुअर्ट पिगट ने यहाँ के शासन को अत्यधिक केंद्रीकृत साम्राज्य बताया। ये बात भी सही है। स्टुअर्ट पिगट ने यानी सिंधु घाटी सभ्यता के शासन को अत्यधिक केंद्रीकृत साम्राज्य बताया है। व्हीलर के अनुसार यहाँ मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। व्हीलर के अनुसार यहाँ मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी तीनों सही है। तो जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम वीडियो कल देखेंगे, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण होंगे और कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जामों में आ चुके हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।